पर तुमने अपने पिता के हत्यारे के साथ काम करना कैसे स्वीकार कर लिया? तुम्हें तो उसकी सूरत से घृणा होनी चाहिए थी। सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए मैंने अपनी भावनाओं का गला दबोचे रखा है मिस्टर वेलिस। अब तुम मुझे सहारा दो तो मुझे मुक्ति मिले। मैं हाजिर हूं मिस सेंड्रा। आप मुझ पर पूरी तरह भरोसा कर सकती हैं। देखो डर, हम अपना बदला चुकाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि जेडब्ल्यू और मिन्स्की जैसे दुष्टों को ठिकाने लगा दें, लेकिन इससे इस नापाक गैंग का काम नहीं रुकेगा। इन दोनों की जगह और लोग ले लें और ये काला धंधा जारी रहेगा। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैंने सीना फुलाते हुए कहा। अब ये बताओ कि करना क्या है और कैसे। सबसे पहले हमें मिन्स्की का पता लगाना होगा। उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। क्या जेडब्ल्यू नाउ हम्स में मिल सकता है? सैंड्रा चौंक पड़ी। तुम कैसे जानते हो हम्स के बारे में? मैं पता लगा चुका हूं, पूछ पूछ कर, परंतु यह नहीं बताऊंगा कि मुझे किससे पता लगा। नहीं, ये नाव में नहीं मिलेगा। फिर नाव जैसी जगह में उसका गुजारा नहीं हो सकता। उसको लंबी चौड़ी जगह चाहिए। तुम ये कैसे जानती हो? मेरे पिता ने मुझे उसकी आदतों के बारे में बताया था। क्या तुम मुझे उसका हुलिया बता सकती हो? उसने सिर हिलाया। मैंने उसे कभी नहीं देखा, बस फोन पर उसकी आवाज सुनी है। उसकी भाषा में इटालियन पुट अधिक है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? वो सोचने लगी, फिर यकायक उछल पड़ी। हाँ, याद आया। एक बार जेडब्ल्यू ने उससे फोन पर डॉली नाम की किसी लड़की का हालचाल पूछा था। मेरे दिमाग में डॉली गिलबर्ट कौन गई। कोई आश्चर्य नहीं कि वो मिन्स्की की गर्लफ्रेंड हो। तभी वो उस दिन स्मैडली के नाम से पीली पड़ गई थी। लगता है स्मैडली इस मामले में मिन्स्की की आंखों में भी धूल झोंकता रहा है। क्या आप बता सकती हैं ब्लैक एसिड के नष्ट होने के बाद अब ये धंधा किस जगह शुरू किया जाएगा? अभी मुझे पता नहीं लगा है, पर पता लगते ही मैं बता दूंगी। मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मेरा नंबर डायरेक्टरी में मिल जाएगा। अच्छा हाँ, क्या तुम बता सकती हो एंजेला थॉर्सन को ब्लैकमेल करने के पीछे राज क्या है? नहीं, मुझे इस मामले में कुछ नहीं मालूम। जेडब्ल्यू भी ऐसी जानकारियां नहीं रखता। उसे सिर्फ पैसे से मतलब है, चाहे जैसे आए। ये सारा रिकॉर्ड मिन्स्की के पास रहता है। फिर यकायक वो कलाई घड़ी देखकर बोली, सॉरी वेलिस, अब मैं चलती हूँ। जेडब्ल्यू जल्दी ही लौटने वाला होगा। वो उठ खड़ी हुई। तुम मुझे यहीं मिल लिया करो। और वो दरवाजे की ओर बढ़ी। फिर यकायक पलट कर बोली, एक बात और वेलिस, अगर तुम्हें मिन्स्की कहीं भी मिल जाए तो उसे मारना नहीं, मुझे उससे हिसाब चुकाना है। और उसकी हरी आंखों में बदले की आग चमक उठी। फिर हाथ हिलाती हुई वो निकल गई। मैं जब रेस्टोरेंट से निकला तो 1 बज चुका था। मैं सीधा अपने फ्लैट पर पहुंचा। बिल उस समय सो चुका था। मैं भी चुपचाप अपने बिस्तर में घुस गया। दूसरे दिन 10 बजे के बाद मैं सीधा बैकर्स में जैनिटर के पास पहुंचा। उसे $10 का एक नोट थमाया और उससे पता लगा लिया कि हुला मिन्स्की डॉली गिलबर्ट के यहाँ कभी कभी आता है। मैं झट डॉली के द्वार की ओर बढ़ गया। उसके दरवाजे पर नोटिस लगा था, कृपया डिस्टर्ब न करें। मैं दरवाजे से जा लगा और अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगा। एक स्त्री और पुरुष की आवाजें आ रही थी। वो बातें कर रहे थे। शायद वो बेडरूम में थे। मैं वहां से हटा और नीचे उतरकर गली में खड़ी अपनी कार में आ बैठा। 2 घंटे से अधिक मुझे इंतजार करना पड़ा। जिस समय मेरी घड़ी में 1:40 हुए थे, मैंने देखा डॉली एक मोटे और ठोस व्यक्ति के साथ गेट से निकली। उसने बहुत बारीक पोशाक पहन रखी थी। लियोपार्ड कोट पर उसने स्कार्फ बांध रखा था, लेकिन मैंने अपना पूरा ध्यान उसके साथ वाले व्यक्ति पर लगा दिया। वो काले रंग की स्पोर्ट्स कैप पहने था। उसका सपाट चेहरा डरावना था, चौड़े कंधे, मोटी टांगे। कुल मिलाकर वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली गोरिल्ला चला जा रहा हो। हालांकि उसने अपने आप को पूरी तरह बदले हुए कपड़ों में छुपा लिया था, फिर भी मेरी तेज तर्रार नजरें पहचान गईं कि यह व्यक्ति और कोई नहीं, हुला मिन्स्की ही है। मुझे यकायक इतना क्रोध आया कि अपना रिवॉल्वर निकालूं और इस दरिंदे को यहीं सरेआम गोलियों से छलनी कर डालूं। कुछ दूर वो डॉली के साथ चलता हुआ अपनी कार तक पहुंचा और फिर डॉली को अपने बराबर में बिठाकर कार स्टार्ट कर दी। मैंने अपनी कार स्टार्ट की और कुछ दूरी रखकर उसका पीछा करने लगा। एक इटालियन रेस्टोरेंट के बाहर उसने कार पार्क की और रेस्टोरेंट में घुस गए। मैंने अपनी गाड़ी गली के नुक्कड़ पर पार्क की। इटालियन रेस्टोरेंट के सैंडविच बार में पहुंच गया। वहां मैं काउंटर के पास ऐसी जगह बैठा जहां से रेस्टोरेंट के गेट पर नजर रखी जा सके। मैंने 2 सैंडविच खाए और कॉफी पी। कुछ देर के बाद मैंने देखा डॉली गेट से बाहर निकली और ब्रेकर्स की ओर बढ़ गई।
मैंने अपना बिल चुकाया और बाहर निकल गया। मिन्स्की की गाड़ी के पास से गुजरते हुए मैंने उसका नंबर नोट कर लिया और अपनी कार में इस तरह बैठ गया कि ड्राइविंग मिरर से रेस्टोरेंट का गेट दिखाई देता रहे। कोई आधे घंटे बाद मिन्स्की बाहर निकला। उसके साथ एक लंबा सा आदमी था। उसके बाल बड़े थे, वो जीन्स पहने था और खुले गले की शर्ट पहने था। उसने गहरे रंग के लेंसों वाला धूप का चश्मा आंखों पर चढ़ा रखा था। उसने काले रंग का हैट कुछ इस तरह लगा रखा था कि चेहरा ढक जाए। दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए। मिन्स्की ड्राइविंग सीट पर बैठा। जब वो कुछ दूर निकल गए तब मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उनका पीछा करने लगा। गली से निकलकर दाहिने मुड़ते ही सी व्यू एवेन्यू आ गया। वहां ट्रैफिक बहुत अधिक था और इस भीड़ में मिन्स्की साफ निकल गया। फिर मैंने अपनी गाड़ी नेपच्यून टेवरिन की ओर बढ़ा दी और होटल के सामने जहां एल बर्नी बैठा था उसके दाहिनी ओर मैंने गाड़ी रोक दी। मुझे देखते ही बर्नी खिल उठा। मैं बहुत जल्दी में हूं एल, कहते हुए मैंने $20 का एक नोट निकाला और बर्नी को थमाते हुए बोला, मुझे जरा ये बताओ, लंबे बालों वाला, काला हैट लगाए, गहरे रंग के लेंस वाला चश्मा चढ़ाए ये पतला सा आदमी कौन है? बर्नी घबरा गया। मिस्टर बेलिस, वो घबराते हुए बोला, इस व्यक्ति का नाम सॉल हार्मस है। ये वारिस्की की नाव का चालक है, पर है बड़ा खतरनाक। ये रहता कहां है? बर्नी ने कांपते हुए दाएं बाएं देखा। लगता है तुम मुझे मरवाओगे, वो बुदबुदाया। सी व्यू एवेन्यू पर आखिरी बंगला उसी का है। थैंक्स एल, मैं बोला और अपनी गाड़ी में बैठते ही उसे सी व्यू एवेन्यू की ओर ले गया। रास्ते की चहल पहल को चीरता हुआ मैं अंतिम बंगले के पास जा पहुंचा। वहां से समुद्र के किनारे खड़े ताड़ के पेड़ साफ दिखाई पड़ रहे थे। बंगला बहुत बड़ा था। उसमें कम से कम 5 बेडरूम और एक बड़ा ड्राइंग रूम अवश्य होगा। बंगले के चारों ओर तारों की ऊंची दीवार लगी थी। गेट पर 2 सशस्त्र चौकीदार तैनात थे। मैंने अपनी गाड़ी वापस मोड़ी और ट्रैफिक को चीरते हुए एक कॉल बॉक्स के पास रोक दी। ऑपरेटर से कहकर मैंने स्पेनिश वे होटल में मिस सैंड्रा विलिश को कॉल मिलवाई। तुम कौन बोल रहे हो? सैंड्रा बोली। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? मैं समझ गया सैंड्रा ने मेरी आवाज पहचान ली थी। जल्दी बोलो, मैं यहां अकेली नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। तो तुम मुझसे मिलो 3 क्लब में 6 बजे। फिर यकायक वो आवाज में सख्ती लाकर चीखी, सॉरी, रॉन्ग नंबर, और उसने लाइट काट दी। फिर मैंने गाड़ी मोड़ी और पुलिस हेडक्वार्टर जा पहुंचा। वहां मुझे मिस्टर टॉम लेप्स्की से पता लगा कि मायामी पुलिस ने रिपोर्ट दी है कि हैंक स्मेडली की लाश बरामद हुई है। उसके सिर के पिछले हिस्से में गोली लगी है। फिर मैं घर पहुंचा। बिल वहां नहीं था। शायद वो एंजेला थॉर्सन के पीछे लगा था। मैंने जल्दी जल्दी स्नान किया, कपड़े बदले और तरोताजा होकर 3 क्रैब रेस्टोरेंट की ओर चल दिया। 6 बजने से 3 मिनट पहले मैं रेस्टोरेंट पहुंच गया। उसी मोटे वैली ने मेरे स्वागत में दांत निकाल दिए। वो मुस्कुराता था तो पूरे दांत चमक जाते थे। मिस विलीज आपका इंतजार कर रही हैं। मैं रास्ता समझ ही गया था। रेस्टोरेंट की भीड़ को चीरता हुआ सीढ़ियां चढ़कर मैं सैंड्रा के कमरे के सामने जा पहुंचा। दरवाजे पर मैंने एक दस्तक दी और अंदर चला गया। उस समय सैंड्रा के होठों में एक सिगरेट दबी थी। आओ डर्क, बैठो, वो बोली। हमें जल्दी जल्दी बातें करनी है। मिस्टर JW सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर गया है। मैं सामने की कुर्सी पर बैठ गया। सैंड्रा ने इस समय हल्के नीले रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसकी हरी आंखों में सख्ती थी, लेकिन उसके चेहरे से गजब की सेक्स अपील जैसे आमंत्रित कर रही थी। मैंने मिन्स्की को देख लिया है और यह भी पता लगा लिया है कि वो कहां ठहरा हुआ है, मैं बोला। ये सुनकर वो आगे की ओर झुक गई। उसकी हरी आंखों में एक चमक उभर आई थी। तुम उस तक कैसे पहुंचे? मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। किस प्रकार मैंने जेनिटर की मदद से पता लगाया कि डॉली गिलबर्ट मिन्स्की की गर्लफ्रेंड है, और फिर इटालियन रेस्टोरेंट तक कैसे मिन्स्की और डॉली का पीछा किया। और जब मिन्स्की अपने एक दूसरे साथी सॉल हार्मस के साथ रेस्टोरेंट से निकला और वो सी ग्रोव एवेन्यू की ओर बढ़ रहे थे तो मैंने उनका पीछा किया, परंतु ट्रैफिक की भीड़ के कारण वो बचकर निकल गए। यस, वो बोली। सॉल हार्मस सी ग्रोव में ही रहता है। वो एक विशाल बंगला है। JW ने मेरे पिता की सलाह पर ही ये बंगला बनवाया था। ये बंगला हर खतरे से सुरक्षित है और ये साफ समझ लो, जब तक मिन्स्की इस बंगले में है उसे कोई छू भी नहीं सकता। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। कभी तो बाहर आएगा ही, तभी उसे धर दबोचेंगे। वो बोली। निश्चय ही वो महीने की अंतिम तारीख को वहां से बाहर निकलेगा।
हम लोग उसी दिन उसका काम तमाम करेंगे। उसके चेहरे पर एक तीखी जहरीली मुस्कान फैल गई। ऐसी मुस्कान मैंने किसी औरत के चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी। तुमने तो उसे देखा तक नहीं है। मैंने अच्छी तरह देख लिया है। मैं बोला, अब ये बताओ, जैसे ही वो बाहर आए हमें क्या करना है? हम उसे जिंदा दबोच लेंगे। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ। उसका चेहरा फिर पत्थर की तरह कठोर हो गया। बहुत मुश्किल है, उसे जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता। मैंने देखा है, उसका शरीर चीते की तरह बलिष्ठ है। वो उठ खड़ी हुई। आदमी जब कुछ करने का इरादा कर लेता है तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। फिर कुछ रुक कर बोली, मिस्टर वालेंस्की 3 दिन के लिए न्यूयॉर्क जा रहा है। हम लोग इसी जगह रविवार को मिलते हैं। रविवार महीने का आखिरी दिन था। मैंने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। ओके वेलिस, सैंड्रा बोली, रविवार को। और फिर उसने मेरा कंधा थपथपाया और एक प्यारी सी मुस्कान फेंक कर वो चली गई। मैं कुछ देर यूं ही बैठा सोचता रह गया। फिर मैं उठा और रेस्टोरेंट को पार कर अपनी कार की ओर बढ़ गया। रात को कोई 10 बजे बिल बाहर से ताला खोलकर अंदर आया। मैं उस समय विस्की का पैग हाथ में लिए कुछ सोचे जा रहा था। वर्षा तेज हो गई थी। खिड़की पर बूंदे गिरने की आवाज आ रही थी। बिल बौखलाया हुआ सा अंदर आया। मैं उसके लिए एक पैग बनाने के लिए उठा ही था कि वो बोला, ठहरो, मुझे सिर्फ खाना चाहिए, मैं भूख से मर रहा हूं। शांत बिल, पहले कुछ जरूरी बातें करनी है। खाक शांत रहूंगा मैं? वो चीखा। पता है, पिछले 8 घंटे से बरसात में मैं भूखा बैठा रहा हूं। बिल तुरंत किचन में घुस गया और बड़ी जल्दी खाने की चीजें तैयार कर मेज पर लगा ली। स्टीक, भुनी हुई प्याज, फ्रेंच फ्राई, इस सब पर बिल इस तरह टूटा जैसे बहुत दिनों से उसे खाना मिला ही ना हो। इस बीच मैं क्रैब सलाद से ही काम चलाता रहा। जब मैंने देखा कि बिल खूब छक कर खा चुका और चैन की सांस लेकर कुर्सी की बैक से लग गया तो मैंने उससे कहा, हाँ अब तो कुछ बोलो। नहीं, अभी नहीं, वो बोला। डबल पोर्शन एप्पल पाई। एप्पल पाई आ गई और वो उस पर भिड़ गया। फिर उसे निपटाकर बोला, सॉरी डर्क, मैं बहुत भूखा था, अब मैं रिपोर्ट देता हूं। और वो शुरू हो गया। आज सवेरे 11 बजे से ही मैं एंजेला के मकान पर निगरानी किए हुए था, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ी। दोपहर के समय मिसेज स्मेडली टोकरी लेकर बाजार से कुछ खरीदने चली गई। फिर कोई 10 मिनट बाद एंजी दिखाई पड़ी। इस समय वर्षा बहुत तेज हो रही थी। वो जीन्स पहने थी और उसके ऊपर प्यारी सी एक शर्ट। धूप का बड़े बड़े लेंसों वाला चश्मा उसकी आंखों पर लगा था। वो बगीचे में इधर उधर घूमने लगी। मैं अपनी कार में ऐसी जगह छुपकर बैठा था कि दिखाई नहीं पड़ सकता था। वो एक पिंजरे में कैद खूंखार जंगली बिल्ली की तरह बगीचे में इधर उधर दौड़ी। फिर वो अपने आप में कुछ बुदबुदाने लगी। दौड़ते दौड़ते वो रुक जाती, हांफने लगती और फिर दोनों हाथों की मुट्ठियों से अपना सिर पीटती, अपने बाल नोचने लगती। फिर वो हवा में इस तरह मुट्ठियां चलाती जैसे बॉक्सिंग कर रही हो। फिर अपने आप से बातें करने लगती। पागलों की तरह ये सब करते करते वो यकायक दरवाजा खोलकर अंदर भाग गई। उसी समय मिसेज स्मेडली बाहर से कुछ चीजें खरीद कर लौट आई। फिर 2 घंटे तक घर में शांति रही। मैं बैठा बैठा बोर होता रहा। वो रुका जैसे सचमुच ही बोर हो गया हो। फिर यकायक एंजेला के जोर से चीखने की आवाज मेरे कानों में पड़ी और मैं उछलकर उस मकान के दरवाजे पर जा पहुंचा और फिर ड्राइंग रूम की खिड़की से झांकने लगा। मिसेज स्मेडली चुपचाप कोने में खड़ी थी और हाथ में खुला चाकू लिए वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। फिर वो यकायक चीखी, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती काली कुतिया। मेरा भाई कहाँ है? बता, कहाँ है टेरी? बिल फिर कुछ पर रुका और कहने लगा, मुझे लगा कि ये उत्तेजित लड़की जरूर इस नीग्रो औरत का खून कर देगी। बिल्कुल डरावनी पिक्चर का सीन बन गया था। नीग्रो औरत दीवार से चिपक गई थी और एंजेला के कदम रुक नहीं रहे थे। मैंने झपट कर घंटी का बटन दबा दिया। अंदर सब कुछ सिमट गया। कुछ मिनट में मिसेस स्पेंडल ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे से पसीना चू रहा था। वो मुझे घूरने लगी। माफ करना, मैं बोला, मैं रीडर्स डाइजेस्ट से आया हूं। मेरी बात पूरी सुने बिना मिसेज स्मेडली दरवाजा धड़ाम से बंद करके अंदर चली गई। फिर मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से झांका। एंजी एक कुर्सी पर बैठी थी और अपनी दोनों मुट्ठियों से सिर पीट रही थी। चाकू खुला हुआ फर्श पर पड़ा था। मिसेज स्पेंडल ने अंदर पहुंचकर चाकू उठा लिया और किचन में चली गई। फिर लौटकर उसने एंजी को पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक घूंसा मारा। एंजी बेहोश हो गई। हैना ने उसे उठाया और पता नहीं मकान के किस हिस्से में चली गई। मैं अपनी कार में वापस जाकर बैठ गया। बस ये हालत है। बिल चुप हो गया। क्या वो वाकई टेरी के लिए चीखी थी? मैं बोला, हाँ डर्क,
मुझे जॉश स्मेडली ने एक बार बताया था, जब उसका भाई उससे अलग होता तो वो निष्प्राण सी हो जाती थी। बिल, मुझे लगता है टेरी जरूर किसी जाल में फंसा है। उसको ढूंढ निकाले बिना ये गुत्थी सुलझती नजर नहीं आती। बिल बोला, तो बताओ अब क्या करना है? मैं मिसेस थॉर्सन के घर जाता हूं और तुम जाकर फिर उसी तरह एंजिला के निवास पर नजर रखो। तुम कहते हो तो जाना ही पड़ेगा, बिल बुदबुदाया। पर ये तो बताओ, क्या रात भर वहीं बैठे बैठे निगरानी करनी है या हम दोनों अपनी अपनी कारों में एक साथ आगे पीछे चले। मैंने अपनी कार मिसेस थॉर्सन के बंगले के सामने पार्क कर दी। बिल एंजिला के निवास की ओर बंगले की बगल वाली सड़क पर आगे बढ़ गया। गाड़ी पार्क कर जब मैं मुख्य द्वार की ओर बढ़ा तो मुझे पूरा घर अंधेरे में डूबा नजर आया। सिर्फ जॉश स्मेडली के कमरे में रोशनी हो रही थी। जाहिर था कि मिसेस थॉर्सन घर पर नहीं है, पर मैंने एक बार फिर जॉश से बात करने का इरादा किया। हो सकता है मिसेस थॉर्सन जल्दी ही लौट आए। इस समय मेरी घड़ी में 2:30 हुए थे। मैंने कई बार घंटी बजाई, तब कहीं दरवाजा खुला। जॉश स्मेडली बाहर निकला और मुझे घूरने लगा। मिस्टर वेलिस, जॉश बोला, मिसेस थॉर्सन घर पर नहीं है। अगर कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपके साथ बैठकर बातें करना चाहता हूं। आओ। वो मुड़ा। मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। पहले की तरह उसकी मेज पर विस्की की एक बोतल रखी थी और एक आधा गिलास उसके पास रखा था। वो मेज के उस ओर बैठ गया, मैं इस ओर बैठा। अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखकर वो मुझे घूरने लगा। तुमने हैंक के बारे में सुना? हाँ मिस्टर वेलिस। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो हमेशा ही हंसी में टालता रहा। अब अपने किए का अंजाम उसने पा लिया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैं ये जानना चाहता हूं जॉश, एंजी टेरी को कितना चाहती थी? मैंने बताया ना मिस्टर वेलिस, वो उसे बहुत चाहती थी, स्मेडली बोला। वो उसकी पूजा करती थी। जब वो म्यूजिक रूम में जाता और पियानो बजाने लगता तो वो उसके म्यूजिक में खो जाती थी। उसका पूरा ख्याल रखती और बहुत प्यार करती थी उसे। फिर उसने दुख से अपना सिर हिलाया और एक पैग गले में उड़ेल लिया। जब से टेरी घर छोड़कर गया वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई। इतनी खतरनाक हो गई वो कि मेरी पत्नी के सिवाय किसी और के वश में नहीं आ सकती थी। जॉश चुप हो गया। देखो जॉश, मैं बोला, आजकल मैं इस थ्योरी पर काम कर रहा हूं कि अपने पिता की हत्या खुद एनजी ने की है। तुम ये कैसे कह सकते हो? बात बिल्कुल सीधी सी है मिस्टर जॉश। एनजी टेरी के बिना नहीं रह सकती थी। जब उसके पिता ने टेरी को निकाल दिया तो एनजी ने सोचा कि क्यों ना इस दुष्ट पिता को ठिकाने लगाया जाए। पिता नहीं रहेगा तो टेरी लौट आएगा और उसके साथ रहेगा। मेरी समझ में आपकी बात नहीं आ रही, जॉश बोला। मुझे लगता है एनजी ने जानबूझकर अपने पिता से झगड़ा किया। ऐसा जबरदस्त झगड़ा जिससे मिस्टर थॉर्सन का क्रोध भड़क उठा। उनका ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। और ठीक उसी समय एनजी ने उन्हें धक्का दे दिया जिससे वो गिरे और उनका सिर फट गया। जॉश चुपचाप मुझे घूरता रहा। मुझे पूरा यकीन है जॉश, एनजी ने अपने पिता की हत्या की और किसी ने उसको ऐसा करते देख लिया और फिर उस व्यक्ति ने हैंक स्मेडली की मदद से एंजिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने मेरी ओर देखते हुए गहरी सांस ली और बोला, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिस्टर वेलिस। उसने मुझे सख्त नजरों से देखा और उसके चेहरे पर भावों का उतार चढ़ाव देखने लायक था। फिर उसने झटके के साथ एक पैक बनाया और तुरंत उसे गले में उतार कर बोला, मिस्टर वेलिस, सच्चाई यह है कि मिस्टर थॉर्सन की हत्या एनजी ने नहीं, मैंने की है। तुमने? मैं चौंका। जानते हो जॉश, तुम नशे की झोंक में क्या कह रहे हो? मैं नशे में नहीं हूं मिस्टर वेलिस। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, एकदम सच। फिर वो मेज पर झुकाया। सुनो, मैं तुम्हें अब पूरी सच्चाई बताता हूं। उत्सुकता से मैं मेज पर झुक गया। जॉर्ज कहने लगा, जब मिस्टर थॉर्सन की शादी हुई तो मैं मिसेस थॉर्सन के साथ आया था। मिस्टर थॉर्सन मुझसे बहुत खुश थे। वो एक अनुभवी और मेहनती खानसामा के रूप में मुझे पसंद करते थे। मुसीबत तब शुरू हुई जब मेरा बेटा हैंक बड़ा हो गया और उनकी बेटी एंजी बड़ी होने लगी। हैंक 26 वर्ष का था, एंजिला 13 वर्ष की थी। एंजी हैंक के बहुत नजदीक आने लगी तो एक दिन गुस्से में आकर मिस्टर थॉर्सन ने हैंक को घर से बाहर निकाल दिया। तब से हैंक अपराध की दुनिया में घुसता चला गया। वो कई बार जेल गया। जॉश रुका और एक पैक पीकर फिर बोलने लगा। तब से मेरी पत्नी में और मुझ में झगड़ा रहने लगा। मैं बेटे के गम और पत्नी के क्लेश के कारण शराब पीने लगा। एक बार
मिस्टर थॉरसन मेरे काम से इतने खुश हुए कि उन्होंने $5,000 की रकम मेरे नाम कर दी। मेरा पीना बढ़ता ही गया। कुछ दिन बाद जब मिस्टर थॉरसन को पता लगा कि मैं बहुत पीने लगा हूं तो वो बिगड़ गए। उन्होंने मुझे नौकरी से निकल जाने का नोटिस दिया और साथ ही ये भी सुना दिया कि अब वो 5,000 की रकम से भी मुझे बेदखल कर देंगे। उन्हीं दिनों कहीं से हैंक मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे लिए $5,000 का इंतजाम करो, नहीं तो मैं बैंक लूट कर रकम निकालूंगा। मुझे क्लब चलाने के लिए पैसा चाहिए। मैं घबरा गया। पैसा मेरे पास था नहीं। बैंक लूट कर हैंक फिर जेल जा सकता था। घबराहट में मैंने निर्णय लिया कि क्यों न मिस्टर थॉरसन की हत्या कर दी जाए। थॉरसन के मरने से मेरे $5,000 भी सुरक्षित रहेंगे और नौकरी भी। मैंने हैंक को 2-4 दिन में इंतजाम करने के लिए कहकर भेज दिया और तलाश में रहने लगा कि किस प्रकार मिस्टर थॉरसन को ठिकाने लगाया जाए। फिर एक दिन एंजेला का अपने पिता से झगड़ा हो गया। वो क्रोध में चीखे, मिस्टर थॉरसन बाहर चली गई। वो गुस्से में चीखते रहे और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। घर में कोई और नहीं था। मैं कमरे में पहुंचा और उनकी गोलियां ढूंढने लगा। मैं गोलियां ढूंढता रहा और वो तड़पते रहे। तड़प तड़प कर वो ठंडे हो गए, पर मैंने उन्हें गोली नहीं दी। इस तरह मैंने उन्हें मार डाला, समझे? और फिर वो एक पैक निकालकर कुर्सी की बैग से लगकर हाँफने लगा। मैं उठ खड़ा हुआ। जो कुछ तुमने मुझे बताया मिस्टर जॉश, उसके लिए धन्यवाद। और तुमने जो मुझ पर विश्वास किया, इसके बदले में मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा। कुछ करो मिस्टर वेलिस। जिस सपने को पूरा करने के लिए, अपने बेटे हैंक का भविष्य बनाने के लिए मैंने ये सब किया, अब वही नहीं रहा। अब मेरे लिए क्या जिंदगी, क्या सजा, क्या मौत। और वो कुर्सी पर निढाल हो गया। मैं तेजी से बाहर निकला और वर्षा में भीगते हुए अपनी कार की ओर बढ़ा। पानी से लदे बादलों में शहर की रोशनी इंद्रधनुष बना रही थी। इस समय मुझे इसमें कोई रुचि नहीं हुई। मैं सीधा अपनी कार के पास पहुंचा और खिड़की खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैं बैठा बैठा जॉश स्मैडली के बारे में सोच रहा था कि मुझे ध्यान आया बिल वहां इंतजार कर रहा होगा। मुझे तुरंत चलना चाहिए। मैंने कार का इंजन स्टार्ट किया ही था कि मेरे कान में एम्बुलेंस का सायरन पड़ा। मैंने अपनी कार का इंजन बंद कर दिया। तभी एक एम्बुलेंस और उसके पीछे एक कार मेरे बराबर से होती हुई बंगले के बराबर वाली पतली सड़क पर एंजेला के निवास की ओर मुड़ गई। कार में 2 व्यक्ति बैठे थे। मैंने सिगरेट लगाई और आगे की घटना का इंतजार करने लगा। फिर कोई 40 मिनट बाद एक और कार मेरे बराबर से गुजरी और एंजेला के निवास की ओर चली गई। इसमें मिसेस थॉरसन पिछली सीट पर बैठी थी। मैंने फिर एक सिगरेट सुलगाई और इंतजार करने लगा। आधा घंटा बीतने पर फिर मेरे कान में एम्बुलेंस की आवाज पड़ी। अगले ही क्षण वो एम्बुलेंस एंजेला के निवास की ओर आई और मेन रोड पर आकर शहर की ओर मुड़ गई। इसके पीछे वही कार थी और वही 2 आदमी। शायद ये दोनों डॉक्टर थे। मैं अब भी वहीं खड़ा था। कोई 20 मिनट बाद मिसेस थॉरसन की कार वापस लौटी और उनके बंगले के मुख्य द्वार की ओर मुड़ गई। मैंने फुर्ती से अपनी कार स्टार्ट की और बंगले के बगल वाली सड़क पर उतार दी। मेरी कार अब एंजेला के निवास की ओर जा रही थी। बीच बीच में मैं बत्तियां बुझा बुझाकर बिल को संकेत देने का प्रयास कर रहा था कि मैं आ रहा हूं। जैसे ही मैं एंजेला के गेट के पास पहुंचा, बिल दौड़ता हुआ मेरे पास पहुंचा। मैंने गाड़ी घुमाकर घास पर एक और रोक दी। बिल खिड़की खोलकर पिछली सीट पर बैठ गया। क्या बात है बिल? मैं स्टीयरिंग छोड़कर पीछे मुड़ा। मैं जब यहां पहुंचा तो मुझे मकान में कुछ गड़बड़ लगी। मैं गाड़ी पार्क कर भागकर एंजेला के ड्राइंग रूम की खिड़की पर जा पहुंचा। मैंने देखा मिसेस स्मैडली एक कुर्सी पर बैठी थी। शायद वो सोच रही थी कि क्या करें। तभी मैंने देखा ड्राइंग रूम का दरवाजा धीरे से खुला और हाथ में सब्जी काटने का चाकू लिए एंजेला ने प्रवेश किया। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और वो धीरे धीरे मिसेस स्मैडली की ओर कातिलाना इरादे से बढ़ती जा रही थी। तभी यकायक मिसेस स्मैडली संभली और झपटकर उन्होंने एंजेला के हाथ से चाकू छीन लिया और उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। उन्होंने उसे मारा, पीटा और बेडरूम में बंद कर दिया। कोई 10 मिनट बाद वो वापस ड्राइंग रूम में आ गई और फोन करने लगी। पता नहीं उन्होंने किसे फोन किया। इस बीच एंजेला चीखती चिल्लाती रही। वो बार बार टेरी का नाम लेकर चीखती रही। मिसेस स्मैडली परेशान सी ड्राइंग रूम में घूमती रही। तभी कोई 20 मिनट बाद बाहर एम्बुलेंस आ पहुंची, एक कार भी जिसमें डॉक्टर थे। एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने एंजेला को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में रखा। शायद वो चीखते चीखते बेहोश हो गई थी। उसी समय मिसेस थॉरसन की कार बाहर रुकी और वो कार से उतरकर
सीधी ड्राइंग रूम में पहुंची। वहीं उन्होंने डॉक्टरों से बात की और डॉक्टर बाहर चले गए। इस समय मिसेज स्मेडली सिकुड़ी सिमटी दीवार से लगी ड्राइंग रूम में खड़ी थी। मिसेस थॉर्सन उसकी ओर बढ़ी, उससे नाराजगी की मुद्रा में कुछ कहा और फिर अपने पर्स से $500 के 2 नोट निकालकर मिसेज स्मेडली के ऊपर फेंकती हुई बोली, अपना सामान बांधो और यहां से फौरन दफा हो जाओ, समझी? और फिर मिसेस थॉर्सन गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर निकली और अपनी कार में बैठ गई। उनके ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। शायद वो अपने निवास की ओर चली गई या अस्पताल, पता नहीं। अच्छा बिल, जल्दी करो, मैं बोला। यही समय है कि मैं मिसेज स्मेडली से बात करूं। तुम यहीं रहना। मैं कार से बाहर कूदा और मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। मैंने घंटी का बटन दबाया, लेकिन मैंने देखा दरवाजा लॉक्ड नहीं है, तो मैं तुरंत अंदर घुस गया और ड्राइंग रूम में जा पहुंचा। मिसेस स्मेडली उदास सी एक कुर्सी पर बैठी थी। मुझे देखते ही बोली, आप क्यों आए हैं आप? मैंने एक कुर्सी खींची और बेशर्मी से उसके सामने बैठ गया। क्या तुम्हें मिसेस थॉर्सन ने नौकरी से निकाल दिया? उसने सिर हिलाया। जी, मैं भी बहुत खुश हूं। मैं खुद अब यहां नहीं रहना चाहती। मैं अपने परिवार में वापस जाना चाहती हूँ। 20 वर्षों तक गुलामी करते करते मैं तो अपने परिवार को भूल ही गई थी। अच्छा हुआ आज मुक्ति मिल गई। उसका गला भर आया। आपकी खुशी से मुझे भी खुशी है मिसेज स्मेडली, पर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। मुझसे? पूछिए। क्या आप मुझे बताएंगे कि एंजेला को ब्लैकमेल करने के पीछे किसका हाथ है और टेरी थॉर्सन कहाँ है? जो कुछ मैं जानती हूँ अवश्य बताऊंगी, उन्होंने अपने भर आए गले से कहा। मैं तो खुद यही चाहती थी कि जाने से पहले किसी को सारी बातें बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लूं। पिछले 20 वर्षों में मैंने थॉर्सन परिवार की सेवा में क्या क्या नहीं सहा। इस परिवार की भलाई के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, पर हम ठहरे नीग्रो लोग, हमारी सेवाओं की कीमत। और उसका गला रुंध गया। आप दिल छोटा मत करिए मिसेज स्मेडली, आप मुझे सब कुछ बता डालिए। मुझे आपके दुख में आपसे गहरी सहानुभूति है, मैंने आत्मीयता से कहा। फिर अपने आप को संभाल कर वो बोली, मैंने एंजेला को तभी से पालना पोसना शुरू किया था जब से उसने जन्म लिया। उसकी मां ने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया। एंजी को अपने भाई टेरी से बहुत प्यार था। एंजी का दिमाग स्वस्थ नहीं था। वो टेरी के हर समय पीछे पड़ी रहती थी, उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती थी। टेरी उसके इतने लगाव से तंग आ जाता था। उससे बचने के लिए टेरी ने बंद कमरे में पियानो बजाना शुरू कर दिया। एंजी बाहर बैठकर घंटों तक उसका पियानो सुनती रहती। फिर एक दिन टेरी से उसके पिता का झगड़ा हो गया। तब एंजी को इतना धक्का लगा कि वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी। उसने गहरी सांस ली। उन्हीं दिनों मिस्टर थॉर्सन की मौत हो गई। उन्होंने सारी संपत्ति एंजेला के नाम कर रखी थी, इसलिए इस मकान में चली आई। उसकी देखभाल करने के लिए मैं उसके साथ आ गई। मैं तरह तरह से उसका दिल बहलाने की कोशिश करती। इसका एंजी पर कोई असर नहीं हुआ। वो दिन पर दिन चिड़चिड़ी ही होती गई। मिसेज स्मेडली रुकी। उसने अपने मुंह पर आए पसीने को साफ किया और फिर बोलने लगी। फिर एक दिन यहां एक आदमी आया। उस आदमी का चेहरा भयानक था। उसके चेहरे और सिर पर कहीं कोई बाल नहीं था। वो बिना घंटी बजाए अंदर आया और चुपचाप कुर्सी खींचकर एंजेला के पास बैठ गया। मैं उस समय किचन में थी। उसने एंजेला से कहा कि टेरी उसके पास है और पियानो बजाता है और मस्त रहता है। फिर उसने एंजेला को धमकाया कि यदि उसने हर महीने अपने बैंक अकाउंट से $10,000 उसे नहीं भिजवाए तो वो टेरी के हाथ हथौड़ों से तोड़ डालेगा। एंजेला डर गई। उसने एंजेला को ब्लैक कैसेट का पता दिया और मेरे नालायक बेटे हैंक को हर महीने $10,000 पकड़ाने को कहकर चला गया। बाद में मैंने एंजेला को बहुत समझाया कि वो पुलिस की मदद ले और इस तरह रकम बर्बाद न करे, पर वो बुरी तरह डर गई थी। अपने भाई को जिंदा और सुरक्षित रखने की कीमत $10,000 हर महीने वो चुकाने लगी। फिर कई महीने बाद वो खतरनाक आदमी एक बार फिर अचानक आ धमका और एंजेला से बोला, अगर तुम $1,00,000 की रकम मुझे दे सको तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवा दूंगा और उसे आजाद कर दूंगा। एंजी इस बात से बेचैन हो उठी। वो आदमी ब्लैक कैसेट में मिलने को कहकर चला गया। एंजी इतना रुपया कहां से लाए वो समझ नहीं पा रही थी। ठीक उसी समय उस दिन तुम यहां पहुंचे और तुमने एंजी को बताया कि किसी ने उसके नाम $1,00,000 की रकम बैंक में छोड़ी है। एंजेला ने तुमसे झूठ बोला और एक आवारा आदमी को टेरी बनाकर हैंक की सहायता से बैंक में पेश किया, जिससे $1,00,000 रकम लेकर
वो उसे उस खतरनाक आदमी को दे सके और अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करा ले। लेकिन तुम्हारी होशियारी से जब उसकी पोल खुल गई तो वो बदले की भावना से पागल हो उठी। फिर उसने हैंक के साथ मिलकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर तेजाब डलवाकर उसे मरवा दिया। मुझे ये सच सुनकर बहुत दुख हुआ, पर मैं क्या कर सकती थी। अब एनजी का क्या होगा? मैंने पूछा। अब? उसने उदास होकर कहा, अब उसे पागलों के अस्पताल में भेज दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है वो ठीक भी हो सकती है और मर भी सकती है। मैं सन्न रह गया। अब मिसेज स्मैडली से कुछ और नहीं जाना जा सकता था। फिर मैं बोला, मैं आपकी क्या मदद करूं? आप चाहें तो मैं आपको अपनी गाड़ी में शहर पहुंचा सकता हूं। नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं अपने घर चली जाऊंगी, उसने दृढ़ता से कहा। मैं उठा और बाहर आ गया। हैंक मर गया था, एनजी पागल खाने भेज दी गई थी। अब रह गया हुला मिन्स्की। बस इस दुष्ट से बदला चुकाना अभी और बाकी था। मैं सोचने लगा, पर क्या इस सब के बावजूद मेरी सूजी जिंदा हो जाएगी? मैं तेज कदमों से चलकर बिल के पास पहुंचा। वो मेरा इंतजार कर रहा था। फिर हम दोनों घर लौट आए। बिल तो सो गया था, पर उस रात मुझे नींद नहीं आई। बाद में नींद की 3 गोलियां लेने के बाद किसी तरह आंख लग गई। अगले दिन को 11:05 पर मैं और बिल घर पर नाश्ता कर रहे थे कि फोन की घंटी बजी। फोन पर सैम था। उसने बताया कि मिस्टर बर्नी उसके रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार कर रहा है। वो तुरंत मुझसे मिलना चाहता है। हम दोनों ने नाश्ता बीच में ही छोड़ा और कार में बैठकर नेपच्यून टेवरिन की ओर चल दिए। मैंने बिल को कार में छोड़ा और दौड़कर नेपच्यून टेवरिन के अंदर घुस गया। वहां एल्बर्नी अपनी निश्चित जगह पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे अंदर पहुंचते ही उसने फुसफुसाकर कहा, मिस्टर वेलिस, अगर तुम टेरी जिगलर को ढूंढना चाहते हो तो तुरंत 10 क्लेम एली की आखिरी मंजिल पर मिस्टर सोलस्की से मिलो। वो कहता है कि वो जिगलर के बारे में सब कुछ जानता है। मैं फौरन बाहर निकला और बिल को सारी बात बताई। बिल ने स्टीयरिंग संभाला और मैं उसके बराबर में बैठ गया। शहर की भीड़ भाड़ को पार करते हुए हम थोड़ी ही देर में क्लेम एली के स्लम एरिया में पहुंच गए। इस क्षेत्र के सारे मकान पुराने, टूटे फूटे और 4 या 5 मंजिल थे। हमारे सामने ही ऊपर जाने के लिए जीना था। मैं ऊपर चढ़ने लगा। 10 नंबर कमरा इसी लाइन में सबसे ऊपर था। ध्यान से डर्क, बिल बोला। सीढ़ियां बिल्कुल गल सड़ गई हैं, कहीं पैर न फिसल जाए। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी और फिर इसी तरह हम 5वीं मंजिल पर पहुंच गए। यही आखिरी मंजिल थी। बिल मेरे पीछे पीछे था। नीचे से लेकर ऊपर तक किसी भी मंजिल पर हमें कोई दरवाजा साबुत या बंद नहीं मिला था। कुछ टूट फूट गए थे, बाकी खुले पड़े थे। इस अंतिम मंजिल पर भी बस नंबर 10 दरवाजा बंद था, बाकी सब खुले और उखड़े पड़े थे। ऐसी वीरान और खंडहर जगह। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि कोई आदमी यहाँ कैसे रह सकता है। मैंने उस बंद दरवाजे पर दस्तक दी। कोई आहट नहीं हुई। फिर दस्तक दी, फिर भी कोई आहट नहीं हुई। बार बार खटखटाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो मैंने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर उसे धक्का दिया। दरवाजा झट खुल गया। मैली कुचैली जीन्स और बनियान पहने बेहद पतला दुबला व्यक्ति एक टूटी चारपाई पर सो रहा था। बराबर में एक पुरानी कुर्सी और मेज रखी थी। उसके लंबे बाल थे और शरीर में से ऐसी गंध निकल रही थी जैसे वो महीनों से नहाया ना हो। मैंने कई बार उसके कंधे पकड़कर झकझोरा, तब कहीं उसने आंखें खोली। आप कौन हैं? पुलिस? वो सकपका कर बैठ गया। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो तुम्हें रकम देने आया हूं, कहकर मैंने पर्स से $100 के 2 नोट निकालकर उसके सामने कर दिए, बशर्ते कि तुम मुझे कुछ जानकारी दे दो। नोटों को देखकर उसकी मरी मरी सी आंखों में एक चमक उभरी। हे भगवान, वो बोला, मुझे पैसों की बड़ी जरूरत है। मैं भूखा मर रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं पता नहीं कैसे जिंदा हूं। बकवास बंद करो, मैं पुलिसी अंदाज में बोला। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर मैं तुम्हें ये नोट दे दूंगा। लेकिन मैं कमजोर आदमी हूं। क्या पता आप मुझसे प्रश्न पूछकर चले जाएं और मुझे कुछ भी ना दें तो मैं आपका क्या कर लूंगा। ठीक है, ये लो। मैंने दोनों नोट उसकी गोद में डाल दिए। नोटों को तरीके से संभाल कर वो बोला, पूछो, बताओ जिगलर कहां है। फिर वो बताने लगा। मैं और जिगलर डेड एंड क्लब में मिले थे। वो वहां पियानो बजाता था। हम दोनों में दोस्ती हो गई। उस समय मैं नशीली दवाइयां बेचने का धंधा करता था और अच्छा कमा लेता था। टेरी के लड़कियों से अच्छे संबंध थे।
और लड़कियां हेरोइन आदि नशीली दवाइयों की बहुत शौकीन थीं। सो मैंने जिगलर को अपने साथ ले लिया। मैं एक बूढ़े चीनी आदमी से दवाएं लेता था और जिगलर लड़कियों की मदद से उन्हें बेच देता था। हमारा धंधा अच्छा चल रहा था। हम दोनों अच्छा कमा लेते थे। टेरी और मैं दोनों अच्छे फ्लैटों में रहते थे। टेरी की एक गर्लफ्रेंड थी, लिजा। मुझे औरतें पता नहीं क्यों कभी पसंद नहीं करती थी। हर बार की तरह मैं सोमवार को नशीली दवाएं लेने उसी चीनी बूढ़े के पास गया, लेकिन जब मैं उसके ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा वहां चीनी बूढ़े की जगह होला मिन्स्की बैठा था। वो रुका और बोला, जानते हो मिन्स्की कौन है? जानता हूं अच्छी तरह, मैंने सख्त आवाज में कहा। उसने मुझे बताया, अब तुम्हारा धंधा बंद किया जाता है। अपने साथी से भी कह दो वो अलग हट जाए। सोल्स्की ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहने लगा, मैंने जिगलर को फोन पर सब बता दिया जो कुछ मिन्स्की ने मुझसे कहा था। जिगलर उस समय लिजा के साथ था। उसने कहा कि वो जल्दी ही मेरे फ्लैट पर पहुंच रहा है और कुछ घंटे बाद वो 2 सूटकेसों में अपना सारा सामान पैक करके मेरे फ्लैट पर जा पहुंचा और बोला कि हम दोनों साथ रहेंगे और वो कोई दूसरा सप्लायर ढूंढ लेगा। मैंने उसे बताया कि मिन्स्की बहुत खतरनाक आदमी है, उसे नाराज करने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। पर जिगलर जिद्दी था, वो नहीं माना और नया सप्लायर ढूंढकर उसने काम जारी रखा। फिर एक दिन मिन्स्की मेरे फ्लैट पर आ धमका। उसके साथ एक खूंखार गुंडा था जिसने आते ही टेरी को मारना शुरू कर दिया। उसे इतना मारा कि बेचारा मर गया। फिर मिन्स्की ने मुझे भी बहुत मारा और मुझे मुंह बंद रखने की धमकी देकर चला गया। मैं वहां से भागा और यहाँ अब इस खंडर में पड़ा आखिरी सांसें गिन रहा हूं, पर मौत है कि आती ही नहीं। बेचारा टेरी, आप उसे मिलना चाहते हैं, पर वो तो कब का। और वो लंबी लंबी सांसें लेता हुआ सिसकने लगा। मैंने $100 का एक और नोट सोल्स्की को दिया और बोला, इस नर्क से निकलो और मेहनत मजदूरी करके अच्छी जिंदगी बिताओ। घटिया काम करने वालों का यही हाल होता है। चले थे हेरोइन बेचकर अमीर बनने। बिल को साथ लेकर इधर उधर सावधानी से देखते हुए मैं सीढ़ियां उतरने लगा। हम दोनों ने अपने अपने रिवॉल्वर हाथों में ले रखे थे। उस खंडहर से उतरकर मैंने चैन की सांस ली। मैं ड्राइविंग सीट पर आ गया। बिल मेरे बराबर में था। बिल बोला, वेलिस, हैंग गया। एंजी पागल हो गई। टेरी गया। अब एक ही दुश्मन बचा, मिन्स्की। जल्दी से इसका भी काम तमाम किया जाए। बिल्कुल ठीक, मैं बोला, पर यह दुश्मन मामूली नहीं है। यह अकेला सबसे भारी पड़ेगा। हमें जान पर खेलना पड़ सकता है। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। बिल ने हौसला बढ़ाया। अच्छा, तो फिर अब घर चलते हैं। तैयार होकर मुझे जल्दी ही सैंड्रा से मिलना है। और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे ही मैं शाम को 3 क्रैब रेस्टोरेंट पहुंचा, बेली ने उसी अंदाज में मुस्कुराकर स्वागत किया। मिस विलिज आपका इंतजार कर रही है मिस्टर वेलिस। मैंने सिर को हल्का सा झटका दिया और रेस्टोरेंट के भीतरी हिस्से को पार करता हुआ सीढ़ियां चढ़कर उसी कमरे में जा पहुंचा जहां सैंड्रा बैठी थी। सैंड्रा मेज के उस ओर बैठी थी। मेज पर कॉकटेल की बोतल और खाली गिलास रखे थे। आज वो सफेद कपड़ों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी हरी आंखों में ऐसा लगता था जैसे चिंगारियां फूट रही हों। सुंदर स्त्री और बदले की चिंगारियां। उसका आकर्षण औरों से एकदम अलग था। उसने एक पैक बनाया और बोली, लेंगे ना? नहीं, मैं इस समय कुछ नहीं लूंगा। उसने एक पैक बनाया और गले में उड़ेल कर बोली, बोलो क्या कहना चाहते हो? अब JW की वसूली में $10,000 की कमी आ जाएगी। मैं बोला। उसने सख्ती से देखा। क्यों? फिर मैंने संक्षेप में उसे एंजेला की पूरी कहानी सुनाई। वो अपनी कुर्सी की बैग से लग गई और खुलकर हंसी। तो इसका मतलब अब JW का वक्त आ गया। लेकिन मेरा निशाना तो मिन्स्की है, मैं बोला। वो बोली, लेकिन उससे निपटना बहुत मुश्किल है। बिना बॉडीगार्ड के वो बाहर निकलता ही नहीं। पर हां, एक रास्ता है। वो बोली, मेरे पास एक ऑटोमेटिक गन है। मैं ही उसके शरीर को गोलियों से छलनी कर सकती हूं। नहीं, मैं बोला, तुम समझती हो तुम जब उसे मारोगी उसके बॉडीगार्ड तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? वो कटुता से मुस्कुराई। नहीं डर, यही तो बात है। एकमात्र मैं ही हूं जिसे उसके बॉडीगार्ड छू नहीं सकते। इस गैंग का हर एक आदमी जानता है कि मैं क्या हूं और कौन हूं। जब मैं मिन्स्की को मारूंगी तो वे यही समझेंगे कि ये सब JW के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि मैं इस समय JW का दाहिना हाथ हूं। JW इस समय न्यूयॉर्क में है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और जब तक JW को हवा लगे मुझे कहीं दूर चला जाना चाहिए, वरना वो मुझे जिंदा दफना देगा। मैंने उसकी सख्त आंखों में देखा तो मुझे विश्वास हो गया, सैंड्रा जो कह रही है ठीक है।
मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया। डक, वो आगे बोली, तुमने कहा था ना कि तुम्हें भी मिस्की से बदला लेना है, तो इसके लिए तुम्हें सिर्फ ये करना है कि जब वो दिखाई दे इशारे से मुझे समझा देना कि मिस्की ये है, क्योंकि सूरत से मैं उस दुष्ट को पहचानती नहीं हूं। पहले मैं चुप रह गया। इस दुष्ट को मैं अपने हाथों मारना चाहता था। फिर बोला, ठीक है सैंड्रा, मैं तुम्हें बता दूंगा। ब्लैक कैसेट के नष्ट होने के बाद मिस्की ने पैसा इकट्ठा करने के लिए नया स्थान चुन लिया है। ये फू चेंग की रेस्टोरेंट है। सैंड्रा बोली, मिस्की पैसा इकट्ठा करने के लिए सवेरे 3 बजे यहां पहुंचेगा। तुम वहां अपनी कार से 2 बजे पहुंच लो। मैं भी वहां 2 बजे अपनी मर्सिडीज कार में पहुंचूंगी। मैं अपनी कार रेस्टोरेंट की बगल में खड़ी करूंगी। बस तुम्हें यही बताना है कि मिन्स्की कौन सा है। अच्छा, ओके। मैं उठ खड़ा हुआ। रात को कोई 1:45 मैंने बिल को जगाया। हम दोनों ने अपनी अपनी रिवॉल्वर रख ली और फू चेंग की रेस्टोरेंट की ओर चल पड़े। मैं कार ड्राइव कर रहा था। बराबर में बैठा बिल मुझे रास्ता बता रहा था और फू चेंग की रेस्टोरेंट का बीता इतिहास सुना रहा था। कोई समय था जब फू चेंग की रेस्टोरेंट टॉप चलती थी, पर अब वो उजड़ चुकी थी। अंदर सब सुनसान सा लग रहा था। गेट के ऊपर तेज रोशनी लगी थी जो सड़क पर प्रकाश फेंक रही थी, मानो दूर तक जाने वाले को बुलाकर कह रही हो, आओ यहाँ इस रेस्टोरेंट में आओ। मैंने अपनी गाड़ी रेस्टोरेंट से कोई 30 गज की दूरी पर पार्क कर दी। अब हमें लंबे समय तक इंतजार करना है, मैंने बिल से कहा और गाड़ी का इंजन बंद कर दिया। हम दोनों चुपचाप बैठकर रेस्टोरेंट की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। अंधेरे में लोग रेंगते हुए आ रहे थे और चुपचाप रेस्टोरेंट से घुसकर गायब हो जाते थे। तरह तरह के रंगों, जातियों और धर्मों के लोग, ये सब ब्लैकमेल किए जाने वाले लोग थे। 2 बजने के कुछ मिनट बाद एक छोटी सी मर्सिडीज कार आकर रुकी। वो आ गई। मैंने बिल से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं जरा उससे मिलकर आता हूं। अगर हम फंसते हैं तो गोली तो चलानी ही है ना? बिल्कुल, नहीं तो क्या अपनी जान गंवानी है? मैं बोला और उसे सावधान करके रेस्टोरेंट के बगल में खड़ी मर्सिडीज की ओर बढ़ गया। सैंड्रा ड्राइविंग सीट पर थी। मैंने दूसरी ओर की खिड़की खोली और अंधेरे में चुपचाप उसके बगल में जा बैठा। आ गए डर्क? वो बोली, होशियार, बड़ी सावधानी से काम करना है, शिकार आने शुरू हो गए हैं। उसने अंधेरे में रेंगते सायों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम ये सब कर लोगी ना सैंड्रा? मैंने पूछा। धैर्य रखो वेलिस, और देखो मैं किस तरह काम करती हूँ। वो मुस्कुराई। मैं उसके बराबर में बैठा, उसके स्पर्श का और उसके कपड़ों से निकलती महक का सुख लेता रहा और रेस्टोरेंट में आते लोगों की बाढ़ को देखता रहा। कोई आधे घंटे हम चुपचाप बैठे रहे। मुझे लगा कि सैंड्रा सचमुच पत्थर की बनी है। मैं बीच बीच में अपने रिवॉल्वर पर हाथ फेर लेता। आज पहली बार मैंने किसी को मारने का निश्चय किया था। अब तक गोली चलाने की नौबत ही नहीं आई थी। यकायक मुझे सूजी की याद आ गई। उसकी दर्दनाक मौत का काल्पनिक दृश्य मेरी स्मृति में घूम गया। तेजाब से कुरूप होता चेहरा और ट्रक के नीचे कुचलकर चिथड़े चिथड़े होता उसका शरीर। मेरे अंदर बदले की आग भड़क उठी। मैंने तय किया कि यदि किसी वजह से सैंड्रा मिन्स्की को न मार पाई तो मैं उस दुष्ट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो लोग आ गए। सैंड्रा ने फुसफुसा कर कहा। एक बड़ी कार पार्किंग लाइट के पास आई और रेस्टोरेंट के बाहर रुक गई। 4 लंबे तगड़े बॉडीगार्ड हाथों में बंदूक लिए कार से उतरे। उन्होंने इधर उधर देखा और घेरा बना लिया। फिर मिन्स्की उतरा। बॉडीगार्ड्स ने उसे अच्छी तरह कवर कर रखा था। मैंने अपना रिवॉल्वर संभाल लिया। वो ठिगना व्यक्ति जो चारों बॉडीगार्ड्स के बीच खड़ा है, यही मिन्स्की है। मैंने सैंड्रा के कान में धीरे से कहा, थैंक्स डर्क। वो कार से उतरी और खिड़की बंद करते हुए उस ओर बढ़ गई। चारों बॉडीगार्ड ने आहट सुनते ही सैंड्रा की ओर देखा। वो बेधड़क मिन्स्की और बॉडीगार्ड्स की ओर बढ़ती गई। उसके हाथ में एक बैग था। मिन्स्की, उसने साफ और तेज आवाज में कहा, मैं सैंड्रा हूं, जेडब्ल्यू की सेक्रेटरी। जेडब्ल्यू ने तुम्हारे लिए एक विशेष सूचना भेजी है। चारों बॉडीगार्ड्स ने बंदूकें नीचे कर ली और उसे देखने लगे। मैं चुपके से कार से उतरा और कार की आड़ लेकर मैंने पोजीशन ले ली। मैंने देखा बिल भी कार से उतरकर पोजीशन ले चुका था। बॉडीगार्ड पीछे हट गए थे। मिन्स्की तेज रोशनी में खड़ा खड़ा सैंड्रा को ध्यान से देख रहा था। हाँ सैंड्रा, बोलो क्या बात है? जेडब्ल्यू ने तुम्हारे लिए विशेष सूचना भेजी है। हाँ तो दिखाओ, क्या सूचना है? इस समय सैंड्रा उससे कोई 6 फुट की दूरी पर थी। उसने अपना बड़ा बैग जमीन पर रखा और उसकी जिप खोलने लगी। बॉडीगार्ड्स और थोड़ा पीछे हटकर इधर उधर देखने लगे।
मिन्स्की सूचना के इंतजार में खड़ा था कि यकायक जिप खोलते खोलते सैंड्रा पलटी। उसके हाथों में ऑटोमेटिक गन थी। उसने तड़तड़ाकर 4 गोलियां मिन्स्की पर दाग दी। वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया। ओके बॉयज, उसने बॉडीगार्ड से कहा, जेडब्ल्यू के हुक्म से मैंने मिन्स्की को खत्म कर दिया। अब इससे पहले कि पुलिस यहां पहुंचे, इसकी लाश ठिकाने लगा दो। मेरे हाथ में रिवॉल्वर यूं ही लगी रही। उसने एक नजर मिन्स्की के लहूलुहान बेजान शरीर पर डाली और अपनी कार की ओर धीरे धीरे चली। ओके डर्क, कार स्टार्ट करते हुए सैंड्रा बोली, अब जब तक पुलिस यहां पहुंचेगी मैं बहुत दूर निकल जाऊंगी। शानदार फतेह, निसंदेह, मैं बोला। अब शायद तुमसे फिर कभी मुलाकात न होगी, पर ध्यान रहे सैंड्रा, माफिया की बाहें बहुत लंबी हैं। एक कड़वी मुस्कान उसके होठों पर उतरी। और मेरी टांगें बहुत लंबी हैं। बाय, उसने कहा और कार स्टार्ट करते ही स्पीड तेज कर दी। तभी कुछ दूरी पर पुलिस का सायरन सुनाई पड़ा। बॉडीगार्ड्स मिन्स्की की लाश को उठाकर उसकी गाड़ी की डिक्की में रखने लगे। मैं आड़ लेकर अपनी कार की ओर दौड़ा। बिल पहले से ही स्टीयरिंग पर था। जैसे ही मैं बराबर की सीट पर पहुंचा, बिल ने कार स्टार्ट कर दी और अंधेरी संकरी सड़क को पार कर वो शीघ्र मेन रोड पर आ गया और फिर रफ्तार धीमी करके मेरे फ्लैट की ओर चल दिया। अब मैं सोच रहा था, सूजी के सभी हत्यारे एक एक करके ठिकाने लग गए, पर मेरी दुनिया में सूजी का चेहरा फिर से दिखने वाला नहीं था। सूजी की कमी कैसे पूरी कर सकूंगा, कैसे भुला पाऊंगा उसे। जब मैं ड्राइंग रूम में प्रवेश कर रहा था तो बिल बोला, क्या कमाल का साहस दिखाया सैंड्रा ने। जवाब नहीं। अच्छा, अब सोया जाए। हाँ बिल, मैं बोला, अब हमारा काम खत्म। उसने अपनी घड़ी देखी, 5 बज गए थे। अब हम चैन की नींद सोएंगे और जब जागेंगे तो तैयार होकर सीधे कर्नल के पास पहुंचेंगे। ओके, मैं बोला। वो बहुत देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, डक, अब तुम पिछली बातें भुला दो। सूजी की मौत को भूल जाओ मेरे दोस्त। दुनिया में कोई भी आदमी बीते हुए समय में नहीं जी सकता। हर आदमी भविष्य की ओर देखता हुआ जीता है। कल से हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। चलो अब आराम करें। बड़े बेड पर धीमी धीमी रोशनी में करवटें बदलते हुए मैं पिछली बातों के बारे में सोचने लगा। बदला चुका लिया गया। हैंक मारा गया। एंजेला पागल हो गई। मिन्स्की मारा गया। क्या मेरा काम खत्म हो गया? तभी मेरा हाथ बराबर वाले तकिए पर चला गया जिस पर सिर रखकर कभी सूजी मेरे साथ सोया करती थी। मेरा दिल भर आया। मैं सो नहीं सका। मैं पड़ा पड़ा देखता रहा। सूर्य निकल रहा था और धूप घर में उतरने लगी थी। बिल ने ठीक ही कहा था, मैं बीते दिनों में नहीं जी सकता। उसने कहा था, कल से हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। बस यही सब सोचते सोचते तकिए पर इसी तरह हाथ रखे हुए पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। आप सुन रहे थे उपन्यास अब मेरी बारी है। लेखक जेम्स हेडली चेज,